नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र नाथ मिश्र है। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं इन खबर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी यात्रा पे हम लोग निकले थे तो भेड़ा घाट की तरफ आ गए। जबलपुर का वो भेड़ा घाट जहाँ पे मां नर्मदा का वो सुंदर और अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसी बीच में बहुत सारे पत्थरों की दुकानें मिली, बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली, जहाँ पे भगवान शंकर से लेकर माँ दुर्गा, माँ काली, हर एक देवी देवताओं की प्रतिमा जो है इस पत्थर पे कलाबाजी करके दिखाई गई है। जब हम पौराणिक कथाओं के पीछे जाते हैं, क्योंकि इस दुकान पे एक खास बात हमें देखने को मिली, उसके बारे में हम इस आगे वीडियो में बताएंगे। आपको बता दूं कि मां नर्मदा की बात की जाए तो पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शंकर मैथिली पर्वत पे जो है बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनके पसीने से मां नर्मदा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद भगवान शंकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका दर्शन जो करेगा उसका कल्याण होगा और आपके तट पे जो पत्थर होंगे वो उन पत्थरों पे जो है देवी देवताओं का वास होगा, उनसे जो है आप लोग पूजे जाएंगे। तो इस दुकान पे सबसे खास बात ये लगी हमें कि ये जो भी आपके पूरे दुकान में मूर्तियाँ दिख रही होंगी, जो दृश्य दिख रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्तियाँ ही हैं। कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग है, कहीं माँ दुर्गा है, कहीं माँ सरस्वती हैं, कहीं श्री गणेश जी हैं, तो बजरंग बली भी हैं। हर तरफ जो है यही आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो है बातचीत करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्या ये वही पत्थर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पौराणिक कहानियों में हम सुनते आए हैं। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? गणेश प्रसाद तिवारी। गणेश प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, हम माँ नर्मदा के बारे में पौराणिक कथाओं में बहुत सारी चीज़ें सुनते आए हैं, तो ये पत्थर कौन से हैं जिनसे, क्योंकि आपकी दुकान में सबसे खास बात ये लग रही है कि जो भी दिखाई दे रही हैं आकृतियाँ वो भगवान की ही मूर्तियाँ हैं। देखिए सर जी, नर्मदा मैया के जो जितने पत्थर हैं सारे शंकर हैं। नर्मदा के कंकर सारे शंकर होते हैं। नर्मदा मैया में ये वरदान है कि 9 करोड़ शिवलिंग इसमें छोड़े गए, वही ये वाणलिंग बन के और हमारे इसमें पूजे जा रहे हैं। कलयुग में एक विशेष कर है कि नर्मदेश्वर की पूजन करने से लोगों का अच्छा और सब बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए हम लोग भी इसी का काम करते हैं। नर्मदेश्वर भगवान को एक कुंड से निकाल के अनगढ़ भी होते हैं और एक कुंड से निकाल के तरासे भी जाते हैं, जिससे थोड़ी चिकनापन आ जाता है। और एक नेचुरल होते हैं कि जो उसमें तेल घी लगाने से आते हैं। दोनों ही वाणलिंग होते हैं, बाकी वो बना हुआ होता है और वो बिगर बना हुआ होता है। फर्क इतना है, बाकी सर्वलिंग पाषाण पत्थर हैं, सर्व पूरे शिवलिंग होते हैं। अच्छा, यानी कि नर्मदेश्वर पत्थर से जो है सिर्फ भगवान की मूर्तियां ही बनाई जाती हैं और कुछ उसका नहीं बनता? नहीं जी, जैसे कि देखिए भाई साहब, अभी ये गंडकी से भगवान राम की मूर्ति शालिग्राम शिला पे बन रही हैं, ऐसे ही ये शिवलिंग है नर्मदा के पत्थरों से ही निर्मित करना बहुत अच्छा शुभ होता है। बिल्कुल। तो हम अलग अलग दुकानों पे जब आप देखते होंगे कि कहीं कुछ गमला बना हुआ है, कहीं कुछ जो है वो सुंदर दिखने वाला कुछ घरों में सजाए जाने वाला कोई आकृति दी गई है, तो वो ये पत्थर नहीं होते हैं। वो पत्थर जो है कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं? और सर जी, कुछ लोकल में ही पाए जाते हैं, कुछ ये राजस्थान है, वहाँ से हम लोग ला के और फिर उसमें कलाकृति करके और अपनी दुकान पे सजा के रखते हैं। तो वो जो है ये वाले पत्थर नहीं होते, वो आगरा या फिर जयपुर के पत्थर होते हैं? अच्छा, जैसे एक पत्थर और टीआर होता है इलाहाबाद, तो वो आगरा से बन के आता है। सेलम भी एक पत्थर है, हमारे यहाँ भी अच्छा पत्थर है, मगर कुछ कारणों के कारण वो खदानें बंद हैं, इसलिए हम लोगों को पत्थर भी नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग दूसरी जगह से बुला रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जो है नर्मदेश्वर पत्थर अब नहीं मिल पा रहा है, खदान बंद होने की वजह से। जी, अब यहाँ खदान 5 किलोमीटर तक ये बैन लगा हुआ है नर्मदा जी से, जो सारी खदानें माइंस इसी में आती थी, इसलिए यहाँ बैन लगाया है। हम लोग गवर्नमेंट से यही फरियाद करेंगे कि हम लोगों को छूट दी जाए। खदान क्यों बंद है? गंदगी की वजह से या फिर क्या कारण है? यही बताया जा रहा है कि खदान जो है मां नर्मदा के उस तट पे हैं, उसके उस पार जो है। जी, इसमें क्या था कि खनन के बारे में कुछ ऐसी बातें आई थी कि नर्मदा जी के किनारे, तो ठीक है, इसमें 3 किलोमीटर का किया गया था, मगर कुछ राजनीतिक कारण ये 5 किलोमीटर कर दिया। उसी दायरे में ये सारी खदानें आती थी, ऐसा था, इस कारण से बंद कर दिया था। मगर सीमा उसकी 3 किलोमीटर थी, 5 कर दिया गया।
तो यहाँ के पत्थरों में और जो जयपुर से आकृति देकर जो मूर्तियाँ आती हैं उनमें क्या फ़र्क हो जाता है और रेट का क्या फ़र्क होता है? नहीं सर जी, देखिए जो यहाँ बनाई जाती हैं वो जो जयपुर में बनती हैं कुछ फ़र्क होता है। यहाँ की कलाकारी से कुछ और है और जयपुर की कलाकारी से पत्थर तो सारा एक से ही होता है, चाहे जयपुर का हो चाहे जबलपुर का भेड़ाघाट का हो, ऐसा है। लेकिन यहाँ का पत्थर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है माँ नर्मदा के तट के होने का। जी हाँ, जयपुर से बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि जो हम लोग बताते हैं दुकान पे रखे हुए हैं जयपुर के पत्थर से बना के भगवान दुर्गा देवी शिवलिंग कुछ भी। बहुत से लोग पूछते हैं भाई किस पत्थर का बना है, हम बोलते हैं कि जयपुर का बना है, तो वो बोलते हैं नहीं हमको नर्मदा जी के पत्थर का ही शिवलिंग या मूर्ति चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को अभी ये विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से ये पत्थर आपको दिख रहा होगा ये नर्मदेश्वर पत्थर से बना हुआ है और भगवान की जो भी मूर्तियाँ दिख रही हैं खास तौर पे जो है आप पहले देखते होंगे कोई मूर्ति तो आप ऐसे सोच लेते होंगे कि ये तो पत्थर की बनी हुई है, लेकिन उस पत्थर की खासियत क्या है आप ये समझ पा रहे हैं कि नर्मदेश्वर पत्थर से ही ये जो मूर्तियाँ दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदेश्वर पत्थर से बनी हुई हैं। खैर मैं रेट का भी वो डिफरेंस जानना चाहूँगा, जयपुर के वाले पत्थर से जो मूर्ति बन के आती है जो यहाँ की कलाकृति है, जो हमारे यहाँ की कलाकृति है वो जयपुर से बहुत सस्ता है और अच्छा भी है। ये बहुत पुरानी कलाकृति है जो हमारे यहाँ चल रही है और पत्थर के कारण ना मिलने के कारण से कुछ कलाकृतियों को कलाकार बेचारे लोग परेशान भी हैं, ऐसा भी है साहब। बिल्कुल। तो यहाँ से आप जो है बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करते हैं? जी, ये छोटा शिवलिंग अपने भेड़ाघाट मार्बल का जो है छोटा शिवलिंग हम जैसे कलकत्ता है, रामेश्वरम है, नर्मदा जी का पत्थर जो है छोटा वाला है जो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर और बाहर निकलता है, उस पे हम लोग मूर्ति बना के तो मेरा काम है जी कलकत्ता देना, रामेश्वरम देना, त्र्यंबकेश्वर देना है ना, ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, यानी सारे 12 ज्योतिर्लिंग में ही शिवलिंग हमारे बाबा धाम हुआ झारखंड में, ये सारे बहुत बाहर भी जाता है। दिल्ली में भी हम लोग एग्जीबिशन में प्रगति मैदान में दुकान लगाते हैं, वहाँ भी हम लोग अपनी कलाकृति का गवर्नमेंट का भी एक उसमें हमको प्रदर्शन करते हैं और अपने देश की भी कला का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे देश में क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है, मार्बल से कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, कितनी सुंदर बनाई जाती हैं, ये सब हम लोग सब कस्टमरों को ये दिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा जरा जो शिवलिंग जो जयपुर के पत्थर का बना हो और जो यहाँ के पत्थर का उसको भी आप दिखाएं एक बार। कौन सा? ये जो है सर जी, हाँ। ये जयपुर पत्थर की देखिए इसकी चमक और वो शाइनिंग जो है वो देखकर ही आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ये शाइनिंग कर रहा है, चमक आ रहा है। और यहाँ नर्मदेश्वर पत्थर का इसकी क्या खासियत है, कुछ है? खासियत ये है सर जी कि ये भी पाषाण पत्थर हैं, बाकी ये है कि नर्मदेश्वर पत्थर नहीं है, ये पाषाण है, टंकेश्वर कहलाते। जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तब नर्मदेश्वर की बराबरी पे आते हैं और नर्मदेश्वर की खासियत है कि नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ये नर्मदेश्वर होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिलहरी अलग होती है, शिवलिंग अलग होता है, इस पे डिफरेंस कलर भी आते हैं। ये सारे नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा जी का पत्थर है, बहुत इसमें कभी कभी तो ओम लिखा हुआ मिल जाता है। अच्छा जी, पहले से ही कुदरती का ओम लिखा हुआ मिल जाता है, त्रिपुंड बना मिल जाता है, तो ये तो फिर किस्मत की भी बात है और भगवान की पत्थर में ना जाने कौन सी चीज़ क्या प्रकट हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आप ये दोनों शिवलिंग देख पा रहे होंगे, आप खुद ही एक अनुभव महसूस कर रहे होंगे कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। जिस तरीके से इसमें शाइनिंग दिख रही है और ये पत्थर एकदम नॉर्मल सा नज़र आ रहा है, और जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि जो है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग है। सर जी देखिए, इसमें अभी कुछ आयल लगा दिया ना, तेल खाने वाला तेल लगा दिया है, जब हम इसमें भी लगाएं तो ये भी उससे ज़्यादा शाइनिंग नर्मदेश्वर भगवान करेगा। तो ये जो सारी चमक दिख रही, थोड़ा तेल घी लगा दिए हैं, नर्मदेश्वर में भी ये लगा दिया, तो ये समझ लीजिए कि ये भी शाइनिंग करने लगते हैं, चमक लगती है। तो ये चमक में कोई फर्क नहीं, नर्मदेश्वर में सबसे बढ़िया चमक होती है, सबसे बढ़िया नर्मदेश्वर। देखिए ये नर्मदेश्वर पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। अब नर्मदेश्वर पत्थर के बारे में आप सब जान ही गए। माँ नर्मदा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिए वरदान है, आप समझिए कि जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां आप देखते हैं वो अधिकतर नर्मदेश्वर पत्थर से बने होते हैं। और जब आप कहीं
मंदिर बनता है तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उसमें खास तौर पे जिस तरीके से पंडित जी ने यह भी बताया कि शालिग्राम पत्थर की एक अलग ही महत्वता है, तो नर्मदेश्वर पत्थर की अपने आप में ही एक अलग महत्वपूर्णता है। जिस तरीके से माँ नर्मदा पश्चिम की तरफ आई, उसके पीछे भी कई बढ़ते भी हैं। नर्मदेश्वर जो अनगढ़ महादेव होते हैं, जिस पे छेनी टांकी नहीं चलती है, वो साल भर में कम से कम एक तिल, जो तिली का दाना होता है, उतना बड़ा होगा। ये अगर किसी को विश्वास ना हो तो हमारे भेड़ा घाट में खेरमाई मंदिर हनुमान जी का, वहाँ पर भोलेनाथ जी और अनेकों मंदिर में है कि जो हम लोगों को देखत बढ़े हैं। करीब 40-50 साल हमको देखते हो गया भोलेनाथ जी को। वो मूर्ति मोटी हुई है और बढ़ी भी है, बहुत मोटी हो गई है। तो नर्मदेश्वर जो कुंड से निकाले जाते हैं, जो वहाँ से तरासे जाते हैं, वो सारे सब बढ़ते हैं। अच्छा, वो लगातार बढ़ता है। खासियत नर्मदेश्वर की ये खासियत है ऐसा। तो देखा आपने नर्मदेश्वर पत्थर की क्या खासियत है, सुना आपने। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है कि नर्मदेश्वर पत्थर की बात हो रही है, माँ नर्मदा पश्चिम की तरफ किस तरीके से बढ़ी। मैखल पर्वत पे जो है अवतरित होने के कारण मैखली राज की पुत्री भी कहीं गई। उसके बाद मैखली राज जो है माँ नर्मदा जब विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह सोनभद्र राजकुमार से करने का सोचे। उस समय वो अपनी दासी से बोलती हैं कि आप जाकर जो है सोनभद्र को देख कर आओ। जब वो दासी जो है सज धज कर जाती है तो सोनभद्र उन्हीं को जो है नर्मदा समझ बैठते हैं। उसके बाद उनसे वो शादी रचा लेते हैं। बहुत दिन गुजरता है तब माँ नर्मदा सोचती हैं कि मैं खुद जाकर देखूं। जब वो खुद जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि वो दोनों विवाह रचा बैठे हैं। उसके बाद माँ नर्मदा पश्चिम की तरफ निकल जाती हैं और उसके बाद दोबारा लौटकर कभी नहीं आती हैं। खैर, ये तो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से कथाओं में जो भी बताया गया है, आप देख पा रहे हैं कि समक्ष वो हम सब उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। इसकी क्या खासियत है? ये नर्मदेश्वर पत्थर हैं। देखिए, ये पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं मेरी हाथों में, यही नर्मदेश्वर पत्थर हैं। किस तरीके से इसमें अभी इस पे जब काम होगा तो इसमें ऑलरेडी वो शाइनिंग आ जाएगी और ये पत्थर देखकर भी आप पहचान जाएंगे। जब खैर ख़ास तौर पे जब पहली बार आप देखेंगे तो भले ना पहचान पाएँ, लेकिन जब इसका उपयोग करेंगे, इसकी मूर्तियाँ देखेंगे, इस पत्थर को बार बार देखेंगे तो उसके बाद आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये कौन सा पत्थर है। ये भी जो है ये नर्मदेश्वर पत्थर है। देखिए कैसे ये पत्थर होते हैं। ये जो है यहीं से निकाला गया है? जी सर, कुंड से निकाल गए। ये पत्थर की पूर्णतः गारंटी है कि ये पत्थर बढ़ता है। अच्छा। नर्मदेश्वर भगवान, इसमें ये चैनी नहीं लगा हुआ है इसमें। अच्छा। ये अनगढ़ महादेव स्वयंभू। हाँ। स्वयंभू। तो ये पत्थर ऐसे रखा रहेगा, ये बढ़ता रहेगा? ये बढ़ता रहेगा पूजा अर्चना करने पर। पूजा अर्चना करने पे ये पत्थर बढ़ता है? जी जी, ऐसा नहीं, पूजा अर्चना की जाती है सर। तो देखिए ये पत्थर किस तरीके के हैं। पूजा अर्चना करने के बाद ये पत्थर बढ़ते भी हैं, जैसा कि पंडित जी बता भी रहे हैं। नर्मदेश्वर पत्थर की ये खासियत भी है। तो ये खासियत और ये जो भी चीज़ें दिखाई गई, माँ नर्मदा की ये जो भी कहानी बताई गई, ये आपको कैसी लगी? क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? क्योंकि माँ नर्मदा के बारे में पौराणिक कथाओं में आप बहुत सारी कहानियाँ सुनते होंगे, लेकिन ये कहानी आपको हमने इसलिए सुनाया क्योंकि इसकी अनुभूति आज हमने स्वयं की। जब इस दुकान पे आए, जब इसके बारे में सुना, जब भेड़ा घाट को देखा, माँ नर्मदा को देखा, तो इस कहानी में सत्यता लगी। इसलिए हम ये कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंडित जी ने भी इसकी खासियत बताई। पंडित जी ने ये भी बताया कि जयपुर के पत्थरों में और यहाँ के पत्थरों में क्या खासियत है और यहाँ के जो ये कारोबारी हैं उनको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जयपुर के पत्थरों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये करने की वजह से कितना रेट में भी हाइक हो जाता है, दोगुने का लगभग फर्क आ जाता है। देखिए दोगुने का लगभग फर्क आ जाता है, तो सरकार को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।